हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहला लेक्चर न्यूटन्स लॉ का पहला लेक्चर खत्म किया है और सेकंड लेक्चर खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ाई किया है। अभी हम आते हैं बेसिक न्यूटन्स लॉ पे, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ के बारे में बात किया जाएगा, जहाँ पे फोर्स के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ इज व्हाट? फर्स्ट लॉ that is a body at rest will always be at rest, and a body moving in a straight line with a velocity will move in the same straight line with same velocity until force is applied to it, or whatever you can say. सो बेसिकली ये लोग कहना क्या चाह रहा है? ये लोग कहना यही चाह रहा है कि अगर बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी जो कि रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और एक बॉडी जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, वो तो सेम वेलोसिटी से सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो राइट, सो फोर्स आके ये दोनों कंडीशन को वायलेट कर सकता है। राइट, तो फोर्स यहां से क्या मिल रहा है? फोर्स कैन चेंज the condition of rest or motion of a body. दूसरा, force can change the direction of motion of body. Right? तो यहां से और एक चीज निकल के आता है, राइट, कि अगर बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी अपना इनिशियल कंडीशन ऑफ जो मोशन है, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसको ही मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जिसको हम किससे जानते हैं? दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया। इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज द टेंडेंसी of body to retain initial state of motion. राइट, इसके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सपोज अपने गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी स्पीड से जा रहा है, अचानक से ब्रेक मार दिया तो अपना ऊपर वाला हिस्सा आगे जाता है। राइट, क्यों? क्योंकि अपने ऊपर वाले हिस्से को मोशन में रहने का टेंडेंसी है। राइट, और अगर अपने मतलब रुका हुआ गाड़ी पे बैठेंगे तो रुका हुआ गाड़ी अचानक से चलना चालू करेगा तो क्या होगा? अपना ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ हो जाएगा। राइट, क्योंकि अपना ऊपर वाला हिस्से को क्या मतलब बेसिक टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का, तो इसलिए वो पीछे हो जाएगा। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, इसके बारे में हम यहाँ पे इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। और एक चीज, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से ये बेसिकली इनर्शिया का कंसेप्ट आता है, तो इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से थोड़ा हम रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विस्तार में हम लोग सूडो फोर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम। Reference frame is the system about which the rest of motion of a body is explained. Suppose ये रूम रेस्ट पे है, ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, राइट, तो आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द रूम, तो रूम इज द रेफरेंस फ्रेम, राइट। लेकिन अगर कोई आदमी चार्ट पे बैठ के देखेगा तो उसके लिए क्या होगा? ये रूम भी मोशन में है, मैं भी मोशन में हूँ, राइट। सो रेफरेंस फ्रेम इज
The system about which the motion of a body is explained. Reference frame, the system about which rest or motion of the body is explained. Right. Now, reference frame is basically categorized in two categories. One is inertial, one is non-inertial. This is also called Newtonian. This is called non-Newtonian. Inertial reference frame is which maintains the first law of motion, that is, which the reference frame which is either at rest or moving with uniform velocity. The reference frame which is either at rest or moving with uniform velocity. एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट. ये जो बॉडी रेस्ट में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, दैट बोथ आर बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन. दैट इज फोर्स इज नॉट अप्लाइड, सो दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. और यहाँ पे द रेफरेंस फ्रेम which is either accelerating और रिटर्निंग. तो हम जो बेसिकली रेफरेंस फ्रेम लेकर बेसिकली पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज दिस. और ये बेसिकली कुछ केसेस में आएगा, जैसे लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऐसे कुछ. यहाँ पे एक नया सा फोर्स आएगा जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में बात करेंगे, दैट इज योर स्यूडो फोर्स. इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे, इसका भी न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. तो अभी चलिए आते हैं फर्स्ट लॉ को थोड़ा बहुत इलाबोरेट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं, इसको क्लियर करते हैं. आप पॉज करके फटाफट लिख लीजिएगा. आप मेरे साथ हमेशा नोट बनाते हुए जाइएगा, आपको मदद मिलने वाला है. नाउ फर्स्ट लॉ से क्या मिला है कि इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू अ बॉडी, फोर्स को नहीं अप्लाइड होना है, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे 0 होना है. तो उसके लिए क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रह सकता है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह सकता है. ये रेस्ट में रहना या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना, मतलब कि कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ना हो, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में रहना, राइट, कि नेट फोर्स 0 है. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर थोड़ा बहुत इलेबोरेट करते हैं. इसका थोड़ा बहुत 2 इलस्ट्रेशन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे. सपोज यहां पे एक सपोर्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये रस्सियों पे, ये सपोज आपका गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन है 60 डिग्री. तो आपको टेंशन निकालना है. ये बॉडी का मास गिवन है, सपोज 5 kg है. तो ऐसे सिस्टम को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग. सबसे पहले बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे. तो यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं T1 है, यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं T2 है, राइट. सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट क्या लग रहा है, T2 cos 30, यहाँ पे T1 cos 60 डिग्री, और यहाँ पे T1 sin 60 और T2 sin 30. ये दोनों मिलके 5G को बैलेंस करता है. G इज नॉन
G is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो T2 cos 30 इक्वल टू T1 cos 60, इससे आपका T2 T1 का रिलेशन आ गया, और ये जो उनको सम करेंगे तो ये राइट, ऊपर नीचे बैलेंस, टाइम बाय बैलेंस, मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे राइट। तो अभी ये जो टेंशन नाम का नया फोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था कि टेंशन बॉडी पे कैसे लग रहा है, कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बेसिकली फोर्स के कैटेगरीज को सीखेंगे। फोर्स एक्चुअली कितने टाइप्स का होता है। सो फोर्स हम लोग का पूरा जो 11-12 में जितना आएगा वो बेसिकली 4 ही कैटेगरीज में आएगा। तो 4 कैटेगरी का सबसे पहला कैटेगरी कौन है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, जो बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। ये अलग सा चैप्टर होते हुए आएगा राइट। और यहाँ पे आएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कभी अकेला नहीं रह सकता। मतलब सपोज एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होने वाला है, दोनों हमेशा एक ही साथ जुड़े हुए रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। और चौथा आपका आने वाला है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसके बारे में हम लोग 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच जो इंटरेक्शन है, वो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, कुछ भी, वो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इसको लेके बात करते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, ये ईएम नेचर का है, ये भी ईएम नेचर का है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको जानना जरूरी है। कि सपोज एक बॉडी दूसरे बॉडी पे है तो भी तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले बॉडी अगर इस पे दबा हुआ है तो बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए मैं खड़ा हूँ, मैं ये सरफेस पे खड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो आप सोचो कि कौन किसको दबा रहा है, कोई एटम को दबा रहा है राइट। अल्टीमेटली एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए तो एक एटम को दबा रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ फोर्स हो रहा है। तो बेसिकली दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये टेंशन, सपोज आप सोचो कि ये चीज को हम खींच रहे हैं राइट, ये वायर को अगर हम खींचेंगे, ऐसे वायर को अगर हम खींचेंगे तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि एक एटम दूसरे एटम को खींच रहा है, तो एटम में फोर्स है। तो बेसिकली टेंशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम लोग का लेक्चर आगे जाता रहेगा उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे काम करेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इससे राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन के बारे में दूसरा एक बार हम फिर से बता देते हैं टेंशन के बारे में। टेंशन फोर्स कैसा है, टेंशन को भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि आपका थर्ड लॉ वायलेट हो जाएगा। ये दो बॉडीज हैं, सपोज इसको खींच रहे हैं हम, तो इस पे ऐसे टेंशन जनरेट हो रहा है राइट, और इस पे ऐसे टेंशन जनरेट हो रहा है राइट। तो टेंशन हमेशा क्या कोशिश करेगा, टेंशन हमेशा स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा राइट। जो स्प्रिंग पे लग रहा है, मतलब जो ब्लॉक पे लग रहा है वो टेंशन बेसिकली स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है। और अगर स्प्रिंग के बारे में देखेंगे, मतलब ब्लॉक से स्प्रिंग के ऊपर जो लग रहा है वो ऐसा है राइट। ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब आप देखिए ब्लॉक को स्प्रिंग ऐसे टेंशन दे रहा है और ब्लॉक भी स्प्रिंग को ऐसे टेंशन दे रहा है। और आप यहाँ पे देखिए ब्लॉक को स्प्रिंग ऐसे टेंशन दे रहा है और स्प्रिंग को ब्लॉक ऐसे टेंशन दे रहा है राइट। इस फिगर को यहाँ पे बैठा देखिए तो आपको ये दिखेगा राइट।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन का भी सम बहुत करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए टेंशन का कुछ प्रॉब्लम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले टेंशन के एग्जांपल्स, सबसे पहले सपोज हम एडोड्स मशीन की बात कर देते हैं। एडोड्स मशीन मतलब जो पुली आप बचपन से देखते आ रहे हैं वही एडोड्स मशीन है। दैट इज ऐसा सेटअप है, ऐसा। इसके बारे में हम लोगों ने कांस्टेंट में बहुत बात किया था, राइट। तो आप सोचो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। सपोज आपको मालूम है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ भी आप मान लो। तो ये A1, ये A और ये एक ही अगर रस्सी है तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। इसका आइडिया हम लोगों को कांस्टेंट से मिल गया है। तो ये A है, तो ये M2G नीचे की तरफ है और ये टेंशन T1, राइट। और यहाँ पे एक ही रस्सी है तो टेंशन आपका सेम ही होने वाला है, राइट। आप अगर सोचो इस रस्सी को अगर हम स्ट्रेट करके देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, राइट। एक्चुअली टेंशन पेयर कैसा है, ये और पुली की वजह से यहाँ पे, राइट। पुली मास पे लगा रहा है ये, और ये स्ट्रिंग ये पुली पे लगा रहा है इस तरफ, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ऊपर उठने के लिए टेंशन मदद कर रहा है और नीचे M1G ऐसा जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉक के लिए होगा आपका T माइनस M1G, जो कि टोटल ऊपर की तरफ फोर्स है M1 है, और इसके लिए होगा M2G माइनस T M2A। तो अब ये दो इक्वेशन को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा A का वैल्यू, और ये A का वैल्यू लेके किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो आपका T का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे T माइनस M1G M1A, तो आप डाल दो, खत्म हो जाएगा M2 माइनस M1G A M1 प्लस M2। यहाँ से A मिल जाएगा आपको M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ऐसे ये A लेके आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो आपका T का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। ये बहुत ज्यादा इजी होता है बेसिकली। अब इस पे थोड़ा और भी ट्विस्ट हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं इसको हम थोड़ा क्लियर करें। यहाँ पे अगर हम दो ब्लॉक्स दे देते हैं, ऐसा दो ब्लॉक्स दे दिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सपोज ये 3 किलो है, ये 2 किलो है, ये 4 किलो है। तो आपको बेसिक सेंस से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 6 किलो है, यहाँ पे 3 किलो है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, राइट। अब यहाँ पे ये दो टेंशन जो है वो हमेशा इक्वल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे 4G है, यहाँ पे T1 मान लेते हैं, T2, और इसके काउंटर में यहाँ पे T2 काउंटर होते हुए ऐसे ये ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3G नीचे की तरफ, ये A है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए टाइट स्ट्रिंग जो हमेशा एक्सेलरेशन से होने वाला है। तो यहाँ पे अच्छा दूसरा एग्जाम्पशन, हम लोग जो स्ट्रिंग लेके बात कर रहे हैं अभी तक वो स्ट्रिंग बेसिकली मासलेस है। मास वाले स्ट्रिंग के लिए क्या होगा उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इस पे आइए, इस पे आपका होगा T2 माइनस 3G इक्वल टू 3A, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको मालूम है। और इस पे आपका 4G माइनस T1 इक्वल टू 4A, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे T1 है और यहाँ पे 2G है और यहाँ पे T2 है। तो T1 प्लस 2G टोटल डाउनवर्ड है और ऊपर के कितना है T2 इक्वल टू 2A, राइट। तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब 3 से 2 और 1 को जोड़िए, T2 माइनस 3G 3A, 4G माइनस T1 4A। देखिए आपका सारा कट हो जाएगा, T2 कट, T1 कट, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिलने वाला है 4G
और यहाँ पे 2G, यहाँ पे 3G, मतलब 4G प्लस 2G, 6G माइनस 3G, और 3G इक्वल टू कितना है 235,498 G/3 मिल गया। बहुत ज्यादा इजी है, राइट। इसको दूसरे तरीके से भी अपना सकते हैं। आप पूरा फोर्स को यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल है 6 किलो, यहाँ पे टोटल है 3 किलो। तो ये आप दोनों ब्लॉक को पहले एक सिस्टम मान लीजिए, एक सिस्टम मान के आप ये एक्सेलरेशन को निकाल लो। ये एक्सेलरेशन के निकालने के बाद आप यहाँ पे काम करो, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, जो आपको अच्छा लगे। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जांपल लेते हैं। हम सिर्फ टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करना चालू नहीं किया है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में भी आएंगे धीरे धीरे। सपोज ये एक ब्लॉक है, ये ऐसे होते हुए ऐसे नीचे जा रहा है, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है। सपोज इसका वेट ज्यादा है तभी ये नीचे आ रहा है, इसका वेट कम है तो ये सामने जा रहा है। तो ये सपोज M1 है, ये सपोज M2 है। यहाँ पे क्या लगेगा M1G, यहाँ पे लगेगा T, ये T को काउंटर करने के लिए यहाँ पे T। तो ये टाइट स्ट्रिंग है, तो एक्सेलरेशन हर जगह पे सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ पे अगर ज्यादा है, यहाँ पे अगर कम है तो स्ट्रिंग श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ज्यादा है, यहाँ पे कम है तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या इक्वेशन लगेगा, M1G इज ग्रेटर देन T, therefore moving downwards M1G minus T M1A, और इसके लिए T M2 को खींच रहा है तो T इक्वल टू M2A। तो आपको मिल गया M1G A इंटू M1 प्लस M2। तो आपको यहाँ पे A इक्वल टू M1G बाई M1 प्लस M2 ऐसे ही मिल जाएगा। आप इसको लेके यहाँ पे डाल दो तो आपका T निकल जाएगा, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये बहुत इजी है, आपका बेसिक सेंस आराम से निकल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट करके दे देंगे, हम सिंपलेस्ट के बारे में बात करें। अभी तक इसमें पुली वगैरह नहीं डाले, पुली वगैरह भी इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे। थीटा M1, ये M2 है, राइट। तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है M1G। अच्छा, इसको ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये वापस थीटा है। M1G साइन थीटा, सॉरी M1G कॉस थीटा, थीटा एडजेसेंट है इसलिए कॉस, और ये M1G साइन थीटा, और यहाँ पे M2G है। सपोज हम मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो माइनस में आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे M2G, यहाँ पे टेंशन T, इसको काउंटर कर रहा है, एक ही स्ट्रिंग है इसलिए T। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, M2G माइनस T इक्वल टू M2 है, और यहाँ पे T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 है, राइट। सो M2G माइनस T M2 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मिलने वाला है, T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 है। ये बेसिकली आपको ऐसा क्वेश्चन आपको स्कूल में मिल जाएगा, स्कूल लेवल में। साइन थीटा G A M1 प्लस M2, इससे आपका A निकल गया। A को लेकर किसी भी क्वेश्चन पर डाल दीजिएगा, आपका T निकल जाएगा। A इज योर M2 माइनस M1 साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2, राइट। इसको लेके किसी भी इक्वेशन पे डाल दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा। इसको क्लियर करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा अगर कुछ सेटअप है, सपोज ऐसा सेटअप है, ये आपका मान लो अल्फा है, आपको मान लो बीटा है, यहाँ पे M1 है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है,
यहाँ पे M2 है, राइट। यहाँ पे क्या दिखेगा, सपोज ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ये सपोज नीचे आ रहा है ऐसे, एक ही स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे देखिए, इसको तोड़िए, M2G ये बीटा है, M2G cos बीटा, M2G sin बीटा। हम लोग ऐसे मोशन को लेकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे M2G sin थीटा नीचे खींच रहे हैं, sin बीटा सॉरी, और यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे M1G sin अल्फा, यहाँ पे M1 दे देते हैं M1G, और यहाँ पे अल्फा देके M1G cos अल्फा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स है, टेंशन इस तरफ, ये टेंशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे टेंशन इस तरफ, यहाँ पे अल्टीमेटली नीचे की तरफ कितना है, M2G sin बीटा माइनस T इक्वल टू M2 है, राइट। M2G sin बीटा माइनस T इक्वल टू M2 है, राइट। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, T माइनस M1G sin अल्फा इक्वल टू M1 है, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, एक स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन टाइट स्ट्रिंग में सेम रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। क्यों सेम रहेगा, सपोज ये दो ब्लॉक्स है, ऐसा सपोज दो ब्लॉक्स है, ये दो ब्लॉक्स है A B, तो यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं टेंशन T1 है, यहाँ पर सपोज टेंशन T2 है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, ये इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A है, ये इस B है, राइट। तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, बेसिकली एक T2 into SA माइनस T1 SB इज 0। स्ट्रिंग के लिए हमेशा मॉडल 0 होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ये टाइट स्ट्रिंग है, तो SB और SA दोनों सेम होना है। तो SB अगर ऐसे है तो T2 माइनस T1 SA 0, so T2 इक्वल टू T1, राइट। सो हमेशा एक केस पे टेंशन सेम होने वाला है, ये हमने पहले भी कांस्टेंट के बारे में भी बात किया था, राइट। क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, एक टाइट स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो राइट स्ट्रिंग का हर एक हिस्सा सेम डिस्प्लेसमेंट होते हुए जाएगा। क्लियर, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भी एक और एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा दो बॉडी है, A है B है, मान लेते हैं T1, मान लेते हैं T2, ये ऐसे बॉडी को ऐसे खींचे तो ये ऐसा टेंशन जनरेट हुआ है। दूसरा और एक रीजन यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो आप मान लो कि T1 नॉट इक्वल टू T2, तो यहाँ पे नेट सामने वाला फोर्स कितना है, T2 माइनस T1, राइट। तो ये स्ट्रिंग पे सामने वाला फोर्स कितना है, स्ट्रिंग पे ऐसे सामने लग रहा है T1 और पीछे लग रहा है T2, तो स्ट्रिंग पे सामने वाला टोटल फोर्स कितना लग रहा है, T2 माइनस T1, दैट इज मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो हम लोगों ने जो पहला ही एज्यूम किया है कि ये स्ट्रिंग बेसिकली मासलेस है, तो मासलेस है तो बेसिकली 0 है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, सो T2 इक्वल टू T1। तो आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि एक ही लाइन पे एक ही जैसे अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा। क्लियर, हम पिछले जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें सारे में यही कंसेप्ट यूज किया है। अब हम आते हैं बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। ये ठीक है, वीडियो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। सपोज नॉर्मल रिएक्शन
नॉर्मल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले सपोज यहाँ पे ये एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक बैठा हुआ है, राइट। ये सरफेस पे हम खड़े हुए, राइट। तो इसको अगर ये सरफेस को जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलने वाला है। ऐसा कुछ मिलने वाला है, ये नीचे वाले का, ये ऊपर वाले का, क्योंकि कोई सरफेस 100% एकदम पूरा स्मूथ चकाचक ऐसे नहीं होने वाला है। सपोज आप मान लो कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आपको ऐसा तो कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे सपोज सोचिए रिएक्शन ऐसा, यहाँ पे सपोज सोचिए फोर्स ऐसा, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी रिएक्शन ले लो, राइट, जो कि इसको दबाने के लिए यहाँ पे लग रहा है। तो जितने भी ये फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, ऊपर की तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये सरफेस को हम लोग स्ट्रेट एज्यूम करते हुए क्या लगाएंगे कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अच्छा सोचिए, ये बॉडी तो नीचे दे रहा है mg, राइट। तो ये जो mg है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस नहीं करता तो क्या होने वाला है। अगर mg ग्रेटर देन n है तो ये तोड़ के अंदर चला जाता, और अगर n ग्रेटर देन mg है तो ऊपर उठ जाता। दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, मतलब ये बैलेंस में है। लेकिन क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो न्यूटन्स थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ में क्या है कि every action has equal and opposite reaction, right? Every action has equal and opposite reaction, but दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये जो m मास है, ये m मास को कौन खींच रहा है? आप इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कीजिए। ये सपोज अर्थ है, ये ब्लॉक है, तो ये m मास को कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, राइट। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। तो दोनों इक्वल नहीं है, राइट। दोनों का नेचर सेम नहीं है। दोनों का नेचर सेम नहीं मतलब ये एक्शन, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर के बिना ऐसे रह सकता है? कोई फोर्स नहीं। देखिए, ये ब्लॉक नीचे, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस ये ब्लॉक पे ऊपर दे रहा है, और वैसे ये ब्लॉक ये सरफेस पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन एक दे रहा है, राइट। जिसकी वजह से ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन चुके हैं। और क्या ये mg अकेला खड़ा है, सिर्फ ऐसे पुल कर रहा है? नो। देखिए, ये ब्लॉक अर्थ को भी तो ये mg से खींच रहा है। सेम फोर्स, इक्वल अपोजिट फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या पढ़े थे? टू बॉडीज सेपरेट बाय डिस्टेंस अप्लाइज फोर्स ऑन ईच अदर, इक्वल अपोजिट फोर्स। सो ये अगर mg से खींच रहा है, ये अर्थ अगर ये ब्लॉक को mg से खींच रहा है, तो ये ब्लॉक भी अर्थ को mg से ऐसा खींच रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन चुका है। mg बोथ आर ग्रेविटेशनल एक्शन रिएक्शन पेयर। नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए, ब्लॉक ये सरफेस को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये सरफेस ब्लॉक को ऊपर में दबाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का हम लोग का बेसिकली पता क्या चला है। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी पॉसिबल है। दो, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। अगर आपका सरफेस दो ऐसा है, दो बॉडी ऐसा है, मान लेते हैं एक बॉडी ऐसा है, एक बॉडी ऐसा है, तो ये सपोज आप इसको धक्का मारे तो ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है इस पे ऐसे, तो ये भी उल्टा, सपोज ए बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए ड्यू टू बी, मतलब बी ए को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, एन ए बी एन बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट है। कोई भी सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, राइट।
तीसरा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को दबाने की कोशिश करेगा। आप इसमें देखिए, ये बी जो ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, मतलब ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ए को दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये बी पे ए के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो भी इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ये फटाफट बता लीजिए, ये 2-3 पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। चलिए इसका और एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने सेकंड लॉ को अभी तक स्किप नहीं किया है, सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, इसलिए मैंने सेकंड लॉ को अभी तक छोड़ा है। सेकंड लॉ का F = A में हम यूज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन सेकंड लॉ पे भी थोड़ा बहुत आएंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करना है आपको। अच्छा, सबसे पहले सपोज ऐसे फाइल्स ऑफ बॉडी है, ये सपोज 6 किलो, 8 किलो, 2 किलो, राइट। तो यहाँ पे अच्छा जी को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कितने कितने फोर्सेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कितना दे रहा है, N1, ये N1, राइट, इक्वल अपोजिट है। मतलब ये 6 किलो ये ग्राउंड पे दे रहा है N1, और ये ग्राउंड 6 किलो पे दे रहा है N1 ऊपर की तरफ। वैसे ही 4 किलो यहाँ पे दे रहा है N2, और ये सरफेस उसको भी दे रहा है N2, और इस पे ये लगा रहा है सपोज N3, और इस पे भी लग रहा है कितना, N3, राइट। इज एंड सिंपल। तो ये 2 किलो के लिए देखिए, 2 किलो के लिए ये N3 इज बैलेंसिंग द वेट, सो N3 इक्वल टू 2 इंटू जी mg, 2g को बैलेंस कर रहा है। अगर 2g ज्यादा होता तोड़ के अंदर चला जाता, अगर N3 ज्यादा होता तो ऊपर उठ के चला जाता। अब ये 4 किलो पे क्या क्या लग रहा है, 4 किलो पे देखिए ऊपर से लग रहा है N3, नीचे से लग रहा है N2, और नीचे कितना है उसका खुद का वेट, राइट। सो नीचे टोटल नीचे कितना है और टोटल ऊपर कितना है, इक्वल होना चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो आप 4 किलो को थोड़ा देखिए, 4 किलो को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 4 किलो पे नीचे की तरफ लग रहा है N3, ऊपर की तरफ लग रहा है N2, और 4 किलो का खुद का वेट नीचे है। तो टोटल नीचे कितना है, N3 प्लस 4g इक्वल टू N2, राइट। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब ये 6 किलो पे आते हैं, 6 किलो पे नीचे कितना लग रहा है N2, नीचे कितना है उसका वेट ये, और दैट इज योर N1। तो 6 किलो N2 प्लस 6g इक्वल टू N1, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए N3 की जगह डाल दीजिए, मतलब ये हो जाएगा आपका 2g प्लस 4g N2, राइट। और ये N2 को डाल दीजिए यहाँ पर 6g N1, सो N1 2g, ये बच्चा बोल सकता है, राइट। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब कंसेप्ट आपको लगेगा थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम जैसे आगे के समझ करते हुए जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत ये सब इस्तेमाल करना आना चाहिए, राइट। अच्छा, अब ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन को कैसे पकड़े, यहाँ पे तो मालूम है ब्लॉक टू ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मालूम नहीं हो, मतलब ऐसा सेटअप नहीं हो, तो हमको नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन को कैसे ले, आपको तो मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को दबाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सपोज आपका सरफेस ऐसा है,
यहाँ पे रॉड खड़ा है, ये रॉड ऐसा खड़ा है, तो यहाँ पे ये रॉड पे कौन कौन नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहे हैं उसको कैसे देखें। सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन है, हमेशा याद रखना एक ही पॉइंट जिसका दो तरफ सरफेस रहेगा, मतलब जो सरफेस दो तरफ रहेगा बॉडी का उसका परपेंडिकुलर को लेना है। मतलब यहाँ पे वॉल जो रॉड पे दे रहा है वो इनटू ऐसा है, और यहाँ पे ये इन1 ऐसा है, ठीक है। जो सरफेस दो तरफ रहेगा उसके साथ परपेंडिकुलर। ये जो हमने डायरेक्शन दिखाया इनटू का या ये जो इन1 का, ये बेसिकली वॉल जो रॉड पे दे रहा है, वैसे रॉड भी वॉल पे दे रहा है ऐसे ऐसे। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन ऐसा गिवन हो, ऐसा रॉड गिवन है, तब आप क्या करेंगे, इसका एक में दो सरफेस है, एक में नहीं है, यहाँ पे सरफेस खत्म हो चुका है। तो जो दो तरफ है, ये रॉड दो साइड है ये पॉइंट का, इससे परपेंडिकुलर लीजिए, इससे परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है। ये डायरेक्शंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सोचिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया कि जिसमें दो रॉड ऐसा है, हेड टू हेड ऐसा खड़ा, तब हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि दो सरफेस कहाँ पे। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए तब हमको क्या करना है कि जो सरफेस पॉइंट है वहां पे दोनों NY NX ऐसे मान लीजिए। कैसा एग्जांपल बोलते हैं, सपोज एक रॉड है, ये रॉड पे अपने यहाँ पे एक कील ठोक दिया हो, मतलब ये इसको अपने अंदर डाल दिया है। तब यहाँ पे ये डालते हुए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किस तरह काम करेगा। आप क्या लेंगे, एक आप ऐसे ले सकते हैं, ये NY NX ऐसे ले सकते हैं, और आप ऐसे भी ले सकते हैं। हमेशा ये ऐसे ही ऐसे स्ट्रेट लेना है, इसका कोई पाबंदी नहीं है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, आपको जिसको कन्वीनियंट लेने से आपका सम अच्छी तरीके से इजीली सॉल्व हो जाए, वही आपका टारगेट होना है, राइट। ये नॉर्मल रिएक्शंस के डायरेक्शन। अभी आते हैं इसके ऊपर एक सम देंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, एक स्केल लेके बात करेंगे। चलिए, तो उसमें उसका डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेंगे। आइए आते हैं नॉर्मल रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये जो सरफेस है और इसके पीछे स्फीयर ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, ये एंगल सपोज आपका गिवन है 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ, ऐसे N1 और यहाँ पे N2, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये 37 है, तो यहाँ पे हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 37, ये 53, ये 37, ये 37, तो ये भी 37 और ये 37, तो ये भी 37, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका मास ले लेते हैं सपोज 10 kg। तो ये इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे 10 G वेट नीचे की तरफ, और यहाँ पे N2 और यहाँ पे N1 दोनों यहाँ पे 37 एंगल में काम कर रहा है। तो ये N1 cos 37 और ये N2 cos 37 और ये N2 sin 37, N1 sin 37, ये दो मिलकर इसको बैलेंस करेगा, ये दो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा, N1 इक्वल टू N2 एंड दूसरा है 10G इक्वल टू N2
साइन 37 इंटू 2, क्योंकि n और n2 दोनों सेम है। ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया जा सकता है, राइट। फटाफट इसको उतार लीजिए। अब हम आते हैं दूसरा एक प्रॉब्लम पे, यहाँ पे सर्फेस ऐसा था, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज दो ऐसा सर्फेसेस है, एक स्फीयर है, ऐसा है, तो आपको नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच सपोज डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर और इसका रेडियस गिवन है 5 मीटर, इसका वेट सपोज 10 किलो। अब ऐसे तो हमको प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये सपोज n1 है, ये सपोज n2 है, इसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। तब ये सपोज कितना है मेरा 6 मीटर ले लेते हैं, 6 मीटर मतलब ये 3 मीटर और ये 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है 5 मीटर। तो मेरा ऐसा सेटअप आ चुका है, ये 4 मीटर। तो इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये भी मेरा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी मेरा थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये भी थीटा, राइट। तो आपका यहाँ पे n1 cos थीटा, यहाँ पर n2 cos थीटा और ऊपर कितना है n2 sin थीटा, n1 sin थीटा, जो कि आपका पूरा वेट को बैलेंस करने वाला है 10g को। मतलब अगर हम स्फीयर को देखते हैं तो स्फीयर का यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ये तीनों फोर्सेस है। और आपका थीटा का भी वैल्यू गिवन है, आपका थीटा ऐसा सेटअप है, थीटा 4 3 5, राइट। तो यहाँ पे देखिए 10g इक्वल टू इंटू साइन थीटा प्लस n1 साइन थीटा और n1 cos थीटा इक्वल टू इंटू cos थीटा, मतलब n1 इक्वल टू n2 आ जाएगा। और आप यहाँ पे 2n1 साइन थीटा डाल दीजिए, 10g को बैलेंस कर दीजिए, खत्म, आपका n1 n2 निकल आएगा, राइट। इजी एंड सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट ये कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। सपोज ये 30 डिग्री, ये और 15 डिग्री और यहाँ पे स्फीयर फंसा हुआ है सपोज, ऐसा। तो आपको स्फीयर का नॉर्मल रिएक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये एक सरफेस के लिए स्फीयर का नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगा है, सपोज इसको मान लेते हैं n1 और इसके लिए यहाँ पे n2 लग रहा है, राइट। और इसका वेट मान लेते हैं सपोज 2 किलो मान लेते हैं, 2 kg। और आपका जी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी की जगह यहाँ पे जरूरत पड़ेगा वैल्यू डाल दीजिएगा। अभी आते हैं इसका एंगल्स को देखते हैं। सबसे पहले ये सरफेस में ये स्फीयर है, तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ये सरफेस से पूरा परपेंडिकुलर की तरफ, तो ये n1 है, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है,
तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये 30 तो ये 60 राइट। ये गया N1 के लिए। अभी N2 के लिए आते हैं। ऐसा है, ये 9 ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये कितना होने वाला है, ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है पैरेलली राइट। तो ये पूरा स्फीयर पे हम गौर से देखिएगा, यहाँ पे लग रहा है आपका N1 कितने एंगल पे, 60 पे, और इससे 45 डिग्री पे यहाँ पे लग रहा है अपना N2 राइट। और इसके लिए आपका 2G राइट। तो यहाँ पे N2 का कंपोनेंट देखिए, N2 cos 45, और यहाँ पे N1 cos 60, N1 sin 60, और यहाँ पे 2G है, और N2 sin 45। तो टोटल डाउनवर्ड कितना है, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, सो आई कैन से N1 sin 60 इक्वल टू N2 sin 45 प्लस 2G। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, and my equation number 2 is N2 cos 45 equal to N1 cos 60। ये इक्वेशन नंबर 2 से दोनों का रिलेशन लेके इस पे डाल दीजिएगा, आपका N1 N2 का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हुए जाएंगे, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अगले लेक्चर पे इसको लेके हम और भी आगे बढ़ेंगे, टेंशन, न्यूट्रॉनल रिलेशन सब लेके आएंगे। बाय स्टूडेंट्स।